तो अपने जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए आज के टॉपिक में हम लोग डी स्ट्रक्चरिंग के बारे में देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग डी स्ट्रक्चरिंग के बारे में समझेंगे कि डी स्ट्रक्चरिंग क्या होता है। बेसिकली इस मॉड्यूल में जो मॉड्यूल 5 है हमारा, उसमें हम ES6 मतलब मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो उसी में आज हम देखने वाले हैं कि डी स्ट्रक्चरिंग क्या होता है। तो सिंपल सा समझो कि डी स्ट्रक्चरिंग जो होता है वो एरे या ऑब्जेक्ट से वैल्यू को इजली निकालने का, इजली गेट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, एरे या ऑब्जेक्ट से उनके वैल्यू को गेट करने का सिंपल सा तरीका और काफ़ी क्लीन एंड शॉर्टकट तरीका होता है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने एरो फंक्शन का देखा था कि कैसे नॉर्मल फंक्शन का शॉर्ट वर्जन एरो फंक्शन होता है एंड कितना क्लीन कोड हो जाता है हमारा। तो सेम वैसे ही डी स्ट्रक्चरिंग भी हमारे कोड को क्लीन करता है और थोड़ा सिंपल बनाता है। तो अब देखो एग्जाम्पल हम करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मान लो एरे बना लेते हैं हम ARR = 10, 20, 30। मान लो 3 वैल्यू हमने ले लिया, 10, 20 एंड 30। ठीक है, अब हमको एरे के 0th इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है उसको हमको फाइंड करना होता था, उसको हमको गेट करना होता था या प्रिंट करना होता था। तो हम कैसे करते थे? पहले हम कुछ ऐसे करते थे, const = ARR ऑफ 0 और सेम मान लो कि const b = फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है वो देखने के लिए ARR ऑफ 1 कर दिया हमने। और लॉग कर लेते हैं इनको, log a एंड log b। ठीक है, log a एंड log b। तो हमको ऑलरेडी पता है कि हमने a में एरे के 0th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, हमने a में उसको स्टोर किया एंड b में फर्स्ट इंडेक्स पे क्या एलिमेंट है उसको स्टोर किया। मतलब उसको गेट करने के लिए हमने ये कोड ऐसे लिखा। और जब अपने कंसोल में चलेंगे तो देखो कंसोल में देखो 10 एंड 20 आ रहा है हमारे पास। कंसोल में हमारे पास 10 एंड 20 आ रहा है। तो ठीक है, ऐसे ही हम फाइंड करते थे या ऐसे ही हम फाइंड करते हैं कि एरे के कौन से इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, ऐसे ही हम फाइंड करते हैं। तो ऐसे ही फाइंड करते हैं, नहीं ऐसे ही फाइंड करते थे तब पुराने जावास्क्रिप्ट में, जब ES6 हमारे पास नहीं था तो हम ऐसे फाइंड करते हैं। और आज भी हम ऐसे ही फाइंड करते हैं, बट ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे फाइंड करना चाहते हैं। क्योंकि अब हमारे पास डी स्ट्रक्चरिंग भी है, क्योंकि हमारे पास ES6 है हमारे पास अब, तो हमारे पास डी स्ट्रक्चरिंग भी है। अब देखो इसी को हम, अब डी स्ट्रक्चरिंग क्या होता है उसको भी हम समझने वाले हैं। तो जैसे डी स्ट्रक्चरिंग का मैंने बोला कि डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का शॉर्टकट वर्जन होता है। ठीक है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का शॉर्टकट वर्जन होता है। तो देखो अगर डी स्ट्रक्चरिंग से हम करते हैं, डी स्ट्रक्चरिंग से सेम चीज़ अगर हम गेट करते हैं कि कौन से इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, मतलब 0th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, तो उसको कुछ हम ऐसे लिख सकते थे कि कॉन्स्ट मान लो इस बार हमने ले लिया XY, कॉन्स्ट XY = ARR, कॉन्स्ट AY = ARR। और यही होता है हमारा डी स्ट्रक्चरिंग, होता है। और ये डी स्ट्रक्चरिंग हमारा आया ES6 के आने के बाद, मतलब ES6 में हमारा डी स्ट्रक्चरिंग आया। ठीक है, तो अब इसको हम प्रिंट कैसे करेंगे इसको, मतलब हम अब यहाँ पे तो हमने const a = array of 0 लिख दिया था एंड const b = array of 1 लिख दिया था। तो हम कंसोल करा लेते थे कि console log a एंड console log b। बट यहाँ पे अब कैसे करेंगे हम? तो यहाँ पे भी सिंपल है, जैसे वहाँ पे हम console log a कर रहे थे एंड console log b कर रहे थे, वैसे यहाँ पे हम console log x करेंगे एंड console log y करेंगे और कंसोल में देखेंगे तो सेम वैल्यू हमको मिलेगा। देखो
1020 1020 दोनों मेथड से हमको सेम वैल्यू मिल रहा है। बट यहाँ पे जो हम कर रहे थे कि बहुत सारे, मतलब यहाँ पे देखो कितने लाइन की कोड लिखी हमने, 2 वेरिएबल बनाया और 2 वेरिएबल में इसको हमने स्टोर किया, और यहाँ पे क्या किया, एक ही बार में डी स्ट्रक्चर कर दिया, एक ही बार में हमने डी स्ट्रक्चर कर दिया। अब देखो इसका रूल क्या होता है कि एरे की जो डी स्ट्रक्चरिंग होती है वो पोजीशन पे काम करता है। एरे की जो डी स्ट्रक्चरिंग होती है वो पोजीशन पे काम करता है, मतलब फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वैल्यू सेकंड वेरिएबल, ठीक है। और इसमें ये जो ब्रैकेट होता है वो एरे पैटर्न होता है। इस ब्रैकेट को हम एरे पैटर्न बोलते हैं। और ऑर्डर मैटर करता है, डी स्ट्रक्चरिंग में हमारा ऑर्डर मैटर करता है। फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो हमारा फर्स्ट वेरिएबल होता है, सेकंड वैल्यू जो होती है वो हमारा सेकंड वेरिएबल होता है, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम वैल्यू को स्किप भी कर सकते हैं। जब हम एरे को डी स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो वैल्यू को हम स्किप भी कर सकते हैं कि मान लो अब हमको फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है ये हमको पता नहीं करना है, हमको ये पता करना है कि सेकंड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट पे कौन सा एलिमेंट है। तो यहाँ पे सिंपल एक और कॉमा दे देंगे, स्पेस देंगे, एक और कॉमा देंगे, कोई सा भी हम यहाँ पे नेम नहीं देंगे या कोई सा भी हम वेरिएबल नहीं देंगे। और देखो अब हमारे पास लास्ट में आउटपुट जो आएगा, एक्स में हमारा 10 आएगा और फिर वाई में हमारा क्या आएगा, 30 आएगा। चलो वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखो एक्स में 10 आया एंड वाई में 30 आ गया, एक्स में 10 आया एंड वाई में 30 आया। तो हम वैल्यू को स्किप भी कर सकते हैं एरे डी स्ट्रक्चरिंग में, वैल्यू को हम स्किप भी कर सकते हैं एरे डी स्ट्रक्चरिंग में, ठीक है। और एक और चीज हम कर सकते हैं, एक और चीज हम कर सकते हैं क्या कि डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। एक और चीज हम क्या कर सकते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। यहाँ पे मान लो हमने z इक्वल टू दे दिया 40, यहाँ पे हम डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। और इसको भी लॉक कर लो, z को भी लॉक कर लेते हैं हम, z को लॉक किया जी। चलो कंसोल में चलते हैं। देखो डिफॉल्ट वैल्यू हमने दिया था 40 और डिफॉल्ट वैल्यू भी 40 आ गया। तो डिफॉल्ट वैल्यू कहाँ पे काम करता है, अगर वैल्यू मिसिंग हो तो वहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू काम करता है, या वैल्यू नहीं हो तो डिफॉल्ट वैल्यू काम करता है, ठीक है। तो डिफॉल्ट वैल्यू काम करता है। अगर यहीं पे हमको डी स्ट्रक्चर नहीं होता हमारे पास तो हमको क्या करते हैं हम कि एरे ऑफ 3 करके उसमें हम 40 डालते हैं, और यहाँ पे हमने सिंपल एक वेरिएबल बनाया और उसमें डिफॉल्ट वैल्यू दे दी और हमारा काम हो गया। तो एक तो हमने ये देख लिया कि एरे में डी स्ट्रक्चरिंग कैसे होता है, ठीक है। चलो तो डी स्ट्रक्चरिंग का एक और फायदा हम देख लेते हैं कि मान लो हमारे पास 2 वेरिएबल था, 2 वेरिएबल होता था एंड हमको उन दोनों वेरिएबल को स्वैप करना होता था। तो जब हमारे पास डी स्ट्रक्चरिंग नहीं होती थी तो हम क्या करते थे, हम कुछ ऐसे करते थे कि एक टेम्पररी वेरिएबल बनाते थे और उसमें पहले वाले वेरिएबल को रखते थे, फिर पहले वाले वेरिएबल में दूसरे वाले वेरिएबल को रखते थे एंड दूसरे वाले वेरिएबल में टेम्पररी वाले वेरिएबल को रखते थे, कुछ ऐसे स्वैप करते थे। बट ES6 आने से एंड डी स्ट्रक्चरिंग आने से अब हम कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं हम, देखो तुमको स्वैप करना होगा तो x y एंड x कर देंगे और लॉग करते हैं इसको, log x y एंड कंसोल में आप देखेंगे तो देखो 20 एंड 10, कंसोल में हमारा 20 एंड 10 आ गया, x में हमारा 20 हो गया एंड y में हमारा 10 हो गया। देखो यहाँ पे अगर गलती से सेमी कॉलन मिस किया, यहाँ पे अगर गलती से सेमी कॉलन मिस किया तो फिर एरर आएगा। गलती से भी अगर सेमी कॉलन मिस हो गया तो एरर आएगा हमारा, ठीक है। गलती से भी अगर सेमी कॉलन मिस हो गया तो फिर एरर आता है। जावास्क्रिप्ट में वैसे तो सेमी कॉलन
मैंडेटरी नहीं होता है, बट कहीं कहीं पे अगर सेमी कॉलन हम मिस कर दिए तो हमको एरर आता है। अब देखो जैसे ही सेमी कॉलन हमने लगाया तो एरर नहीं आएगा, तो एरर नहीं आएगा। तो ऐसे ही सेम हम ऑब्जेक्ट पे भी डीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं कि मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है हमारा कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू नेम, नेम हो गया उसका राज एंड एज मान लो एज हो गया 23, ठीक है। तो इसको जब ES6 नहीं था हमारे पास, डीस्ट्रक्चरिंग नहीं था, तो मान लो नेम को हमको गेट करना होता था, तो ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या करते थे, नेम को हमको गेट करना होता था तो हम क्या करते थे, नेम को हमको जब गेट करना होता था तो हम ऑब्जेक्ट डॉट जो भी हमारा की होता था, ऑब्जेक्ट डॉट जो भी हमारा की होता था उसको हम करते थे, ठीक है, उसको हम लिखते थे। जैसे यहाँ पे पहले हम लिखते थे यूजर डॉट नेम, ऐसे ऐसे लिखते थे हम, यूजर डॉट नेम यूजर डॉट एज। बट अब हमारे पास ES6 है, तो इसको देखो, अब हमारे पास ES6 है, तो हम जैसे एरे को डीस्ट्रक्चर कर रहे थे, जैसे हम एरे को डीस्ट्रक्चर कर रहे थे वैसे ही ऑब्जेक्ट को भी डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। जैसे हम एरे को डीस्ट्रक्चर कर रहे थे वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को भी डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। देखो कैसे, सेम वैसे ही कॉन्स्ट और क्या क्या है, क्या था हमारे पास, की क्या है हमारे पास, नेम एंड एक की हमारा एज, और किस ऑब्जेक्ट से आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट नेम जो है हमारा यूज है, यूजर ऑब्जेक्ट से आ रहा है। तो इसमें ये जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं, कर्ली ब्रेसेस जो होते हैं ये हमारे ऑब्जेक्ट पैटर्न होते हैं, और की नेम जो हम देते हैं इस पैटर्न के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी हम की नेम दे रहे हैं वो हमारा की नेम हमारे ऑब्जेक्ट के की से मैच होना चाहिए, और ऑर्डर मैच हो या नहीं हो, जैसे एरे में हमारा ऑर्डर मैच होता है, इसमें ऑर्डर मैच हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट की हमारा मैच नहीं होना चाहिए। और ऑब्जेक्ट में जो की नेम है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नेम है हमने यहाँ पे कुछ और लिख दिया तो वो हमारा एरर आएगा। तो ऐसे हम ऑब्जेक्ट को भी, ऑब्जेक्ट की भी डीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। लॉग करा के देखे क्या, लॉग नेम, देखते हैं क्या आता है। देखो नेम आ गया, राज आ गया। तो ऐसे हम ऑब्जेक्ट में भी डीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, ऐसे हम ऑब्जेक्ट में भी डीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। और सेम अगर फंक्शन में भी डीस्ट्रक्चरिंग करना चाहते हो तो फंक्शन में भी हम कर सकते हैं। मान लो कोई फंक्शन है ग्रीट, और इसके पैरामीटर में ऐसे डीस्ट्रक्चरिंग हम कर सकते हैं, नेम एज, ऐसे ऐसे कुछ भी हम डीस्ट्रक्चरिंग आराम से कर सकते हैं। और ये फंक्शन के कोड को बिल्कुल क्लीन बनाता है, फंक्शन के कोड को बिल्कुल क्लीन बनाता है। हमको यहाँ पे वो प्लस दिस डॉट ये सब यूज नहीं करना होता है, डायरेक्ट इसको हम ऐसे लॉक करा सकते हैं, नेम एज जो भी हमारा होगा उसको हम डायरेक्ट ऐसे लॉक करा सकते हैं। तो आई होप कि डीस्ट्रक्चरिंग समझ में आ गया होगा कि डीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है और कैसे डीस्ट्रक्चरिंग हमारा काम करता है, और डीस्ट्रक्चरिंग होने से कितना क्लीन हो जाता है हमारा कोड। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।